जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. I am Zaygam Abbas and the topic of our discussion is meiosis. meiosis को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. A type of cell division in which the number of chromosome reduced to half as compared to parent diploid cell is called meiosis. अब इसको फर्दर हम ये देखते हैं कि जो मायोसिस है ये किस तरह के सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हम कहते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन, तो उस गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो गैमीट फॉर्मेशन है वो इसी मायोसिस के प्रोसेस से होती है. प्लांट में बात करते हैं, क्या प्लांट में भी गैमीट फॉर्मेशन होती है? जी बिल्कुल होती है. तो क्या प्लांट में गैमीट फॉर्मेशन मायोसिस से होगी? नहीं. उनमें स्पोर फॉर्मेशन मायोसिस से होती है, जबकि गैमीट फॉर्मेशन जो है वो प्लांट में माइटोसिस से होती है. अच्छा, ये तो हमने स्टार्ट में कह दिया कि ये ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. मजीद माइटोसिस, इससे पहले आप लोग माइटोसिस को पढ़ चुके हैं. तो माइटोसिस में आपने कहा था ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं. मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस में एक सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं. और ये जो मायोसिस है इसका प्रोसेस जो है दो फेजेस में कंप्लीट होता है. मायोसिस वन क्या है? रिडक्शन डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. और जो मायोसिस टू है वो बिल्कुल वैसे ही है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. उसको आप उसमें हमने कहा था कि जो सेल डिवीजन होती है वो ऐसी है कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैसे कांस्टेंट ही होते हैं जैसा कि पेरेंट में होते हैं. खैर, अब हम कहते हैं कि मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने का बेनिफिट क्या है? हाफ होने का बेनिफिट ये है कि देखें, दो पार्टनर होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल ले तो वहां पर क्योंकि पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो जो मेल है उसके अंदर 23, और इस तरीके से जो फीमेल पार्टनर होगा उसके गैमेट्स के अंदर भी 23 होंगे. तो जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से जो एक न्यू इंडिविजुअल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाएंगे. मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स के अंदर मौजूद थे जो तादाद, वही तादाद अब ऑफस्प्रिंग के अंदर मौजूद होगी. खैर, इसके जो कंप्लीट स्टेप हैं उनकी तरफ चलते हैं. मायोसिस वन की बात की है सबसे पहले. तो मायोसिस वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन की बात करेंगे. तो उससे पहले इंटरफेज की बात कर लेते हैं. मैंने आपके लिए लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन छोड़ा था कि बहुत सारे लोग इंटरफेज में क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, जो माइटोसिस का इंटरफेस तो हमने देख लिया था, मायोसिस में क्योंकि दो दफा सेल में डिवाइड करना होता है, दो दफा डिवाइड करने से मुराद ये है कि मायोसिस वन है फिर मायोसिस टू है. तो यहाँ पर हम इंटरफेस भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस भी दो तरह का हमें देखने को मिलता है. मतलब मायोसिस वन से पहले और इसी तरीके से मायोसिस टू से पहले, मतलब मायोसिस वन के बाद और मायोसिस टू से पहले हमें इंटरफेस देखने को मिलता है. और इंटरफेस में हम G1 G2 एस फेज की बात करते हैं. अच्छा, यहाँ पर जो चंद क्वेश्चन है, मैं खास तौर पे क्योंकि पहले आपसे कहा था कोशिश करें कि हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर हमारी रूटीन ऑफ डिस्कशन रहते हैं और हम किसी उनके कंसिक्वेंसेस की तरफ नहीं जा रहे होते. तो अक्सर मैंने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन भी आस्क करते हुए देखा है टीचर्स को कि ठीक है, मायोसिस वन में एस फेज हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए. मायोसिस टू में जो हमने कहा कि उससे पहले जो इंटरफेस था वहां पर एस फेज तो नहीं होता. अब वो कहते हैं कि G2 फेज क्यों नहीं होता. ठीक है, तो उस पे मुख्तलिफ टीचर अपनी मुख्तलिफ राय दे रहे होते हैं.
तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखें, आप G1 और G2 को जहाँ इतना डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये इतने कोई, आप जिसे कह सकते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेल के लिए क्रूशियल होती है, वो ये है कि उसमें जो उसका डीएनए है, उसका डुप्लीकेट करना ज़रूरी है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेट करना ज़रूरी है। वो कब हो रहा है? एस फेज़ में हो रहा है। अब ऑलरेडी क्योंकि आप कह सकते हैं डीएनए डुप्लीकेटेड होता है, तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो इंटरफ़ेज़ 2 है, वहाँ पर तो अब अगर आपने कुछ थोड़ी भावना है आपको मायोसिस की, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एस फेज़ की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एस फेज़ पे तो स्टूडेंट या टीचर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है, वहाँ पे उसकी नीड नहीं है। फिर ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि जी G2 क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, आपको ये बता दें कि देखें G1 और G2 की जहाँ हम बात करते हैं, ये वैसे भी माइटोसिस के दौरान भी अगर आपको पता हो कि जो सेल आम तौर पर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं, ठीक है? मतलब ज़ाइगोट जब डिवाइड कर रहा होता है, तो वहाँ पर भी आपको आमतौर पे G2 देखने को नहीं मिलता, ठीक है? तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लोग मुख्तलिफ लॉजिक दे रहे होते हैं कि क्यों नहीं होता। तो माइटोसिस में मैंने आपको बता दिया कि जब एक सेल ज़ाइगोट डिवाइड कर रहा होता है, वहाँ पर भी G2 आमतौर पे एब्सेंट होता है। कोई ऐसी वहाँ पर आप जिसे कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन डुप्लिकेट नहीं होने जा रही, जिसकी इंतहाई ज़रूरत थी, और अब अगर G2 नहीं होगा, तो कोई शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर हम प्रोफ़ेज़ की तरफ आएँगे। प्रोफ़ेज़ में ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है, साथ ही दिखाया हुआ है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस कर रहे हैं, और लेप्टोटीन के बाद ज़ाइगोटीन में सिनैप्सिस हो रही है। सिनैप्सिस से क्या मुराद होता है? सिनैप्सिस से मुराद ये होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम जो साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, या जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि सेम तरह के जीन्स मौजूद हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? पेयरिंग कर रहे हैं ज़ाइगोटीन के दौरान। ज़ाइगोटीन के बाद यानी कि पेयरिंग हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है पैकिटीन की। अच्छा, पैकिटीन की बात कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ है? पैकिटीन में हमने देखा कि अब काज़मेटा फ़ॉर्मेशन हो रही है, और आप देख रहे हैं सिनैप्सिस के दौरान क्या हो रहा है। सिनैप्सिस कंप्लीट सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक प्रोटीन होती है जो क्या कर रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़े हुए है। तो पैकिटीन में क्या हुआ है? पैकिटीन में हमने देखा कि अब जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काज़मेटा फ़ॉर्मेशन हो रही है, और उसके अलावा हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू होता है, और अब आपको काज़मेटा जो है वो ख़ास तौर पर विज़िबल होते हैं डिप्लोटीन के दौरान। अब उसके बाद जो सबसे एंड में है डायकेनेसिस है। डायकेनेसिस में क्या होता है? अब आप कहते हैं कि जो सेंट्रोमेयर की पोज़ीशन है, यहाँ से आप कह सकते हैं डिप्लो जो अ, हमने कहा काज़मेटा है, वो यानी कि ऐसे पॉइंट थे जिसके पॉइंट पर हमने कहा कि क्रोमोसोम आपस में अटैच थे, वो आपस में एक-दूसरे से दूर होना शुरू हो रहे हैं डायकेनेसिस में। लेकिन स्टिल भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने बॉर्डर पे जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, वो अभी भी आपस में एक-दूसरे के साथ काज़मेटा के मकाम पर वो अटैच हैं। अच्छा, जो ये बातें तो बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, उस लेक्चर को सुन रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन किया जाता है कि आम तौर पे एग की बात होती है, कि जो एग है, हम कुछ बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि वो मेटाफ़ेज़ के दौरान, आज का जो मेरा मेन यहाँ पर आप लोग को इकट्ठा करने का मकसद, या यहाँ पे जो मेन डिस्कशन का पॉइंट था, वो ये था कि हम अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं कि एग को अरेस्ट कर दिया जाता है प्रोफ़ेज़ के दौरान, या कुछ बुक्स में आप इनके प्रोफ़ेज़ 1 के दौरान। कुछ बुक्स में आप ये देखते हैं कि एग को अरेस्ट कर दिया जाता है कौन-सी स्टेज में, मेटाफ़ेज़ 2 के अंदर। तो सबसे लास्ट में हम जिसे कहते हैं इसी की बात करेंगे कि कहाँ पर एक्चुअली उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है? और क्या एक ही बार अरेस्ट होता है, या उसकी जो स्टेज है, ये अरेस्ट होने की स्टेज कि उसकी लाइफ़ में 2 बार आती है। इसको एंड पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि प्रोफ़ेज़ 1 जैसे हमारे पास कंप्लीट होता है, तो मेटाफ़ेज़ 1 में क्या है? नेक्स्ट डायग्राम पे लेके जाइए।
एनाफेज 1 में क्या है, टेलोफेज 1 में क्या है, वो हम देख लेते हैं। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मायोसिस 1 और मायोसिस 2 जो है इसको कंपेयर किया हुआ है। मायोसिस 1 में आपने देखा कि सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान मेटाफेज, जो दूसरी डायग्राम है मेटाफेज की है, आपने देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम इन्होंने अपने आप को अलाइन कर दिया एक मेटाफेज प्लेट पे। उसके बाद एनाफेज दिखाया हुआ है। एनाफेज में आपको जब माइटोसिस पढ़ाया था तो वहाँ पर पूरी डिटेल बताई थी। तो अब आप देख रहे हैं कि एनाफेज के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या हुआ, अब आपने ये देखा कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो क्या हुए, एक दूसरे से सेपरेट हुए और इस तरीके से दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। साइटोकिनेसिस होती है, एक सेल दो में डिवाइड हो चुका है। मेयोसिस 2 में देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेटाफेज दिखाया हुआ है, ठीक है, मेटाफेज में क्या देखो, पहली डायग्राम में मेटाफेज दिखाया हुआ है कि अब आपने ये देखा कि जो प्रोफेज 1 में और मेटाफेज यहाँ पर प्रोफेज 2 में ये भी डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि आमतौर पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही थी, या मेटाफेज 1 में हमने ये देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते थे। लेकिन यहाँ पर भी क्रोमोसोम अरेंज तो हो रहे हैं मेटाफेज प्लेट पे, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं कंपेयर करता हूँ एनाफेज 1 और एनाफेज 2 को, तो एनाफेज 1 में आप देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैंने साथ ही आपको बताया था कि एस फेज क्यों नहीं होता, जिसे आप कहते हैं ना मायोसिस 2 से पहले। तो आपने ये देख लिया कि एक ही क्रोमोसोम के पास दो, आप कह सकते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद है, मतलब डीएनए ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है। तो इस वजह से भी मायोसिस 2 से पहले हम कहते हैं नीड ही नहीं होती एस फेज की। जहाँ मायोसिस 2 लिखा हुआ है उसके नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं क्रोमोसोम की, तो वहां पर ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, यानी कि दो सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद है। खैर, टेलोफेज 2 हो जाता है और उसके बाद आपने देखा कि एक सेल जो है वो 4 में डिवाइड हो चुका, और हर एक के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वो 23 होंगे। एक के पास 23, दूसरे के पास 23 होंगे, इस तरीके से थर्ड के पास भी और फोर्थ के पास भी 23 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे। हाँ, अगर हम जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस की बात ना करें या मायोसिस के एरर्स की बात ना करें तो। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइए, फिर मैं अपनी जो बात थी मेन वो यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो आप ये देख लें कि ऊपर जो डायग्राम है ये किसकी दिखाई हुई है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन दिखाई हुई है, और नीचे वाले जो डायग्राम है वो एग की फॉर्मेशन के हवाले से बताया हुआ है। तो आपने देखा ऊपर स्पर्मेटोगोनिया मौजूद है, ठीक है, और नीचे क्या मौजूद है, oocyte मौजूद है। स्पर्मेटोगोनिया में आप जिसे कहते हैं कि मायोसिस 1 होगी तो प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। अब वो जो प्राइमरी oocyte है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और उसके नतीजे में हमने कहा स्पर्मेटोसाइट, जहाँ स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है इससे मुराद क्या है कि यहाँ से अब मायोसिस स्टार्ट होगी। यानी कि फिर रिपीट करना चाहूंगा कि जो स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ है इसके अंदर क्या होगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, साइट है, इसके अंदर मायोसिस 1 हुई, और मायोसिस 1 के नतीजे में क्या हुआ, हमने देखा कि आपके पास दो सेल्स, ठीक है, बन रहे हैं। इनको क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं, जो दो सेल बने इनको नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक हो गया। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनके अंदर क्या होती है, मायोसिस 2 होती है, और जहाँ पे स्पर्मेटिड्स लिखा हुआ है ये आपके पास 4 सेल बने, तो ये मायोसिस 2 का नतीजा है। और ये स्पर्मेटिड्स फर्दर आप जिसे कहते हैं इनमें कुछ चेंजेस आती है, जिस तरीके से इनकी टेल वगैरह ऐड हुई और सामने इसके कुछ वेजिकल हैं जैसे कि एक्रोसोम है वो ऐड होगा। अब हमने कहा कि ये फाइनली एक स्पर्म में, मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। सेम इज द केस ओ साइट के साथ है। ओ साइट के अंदर मायोसिस 1 होती है और उसके नतीजे में आप देखते हैं कि सेकेंडरी ओ साइट बना और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी।
अच्छा, अब यहाँ पर भी लोग आमतौर पे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो फर्स्ट पोलर पोलर बॉडी है, क्या ये फर्दर डिवाइड करेगी? देखिए, बाज़ केसेस में ये डिवाइड करती है, और बाज़ केसेस में हम कहते हैं कि ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट कर जाती है, फर्दर डिवाइड मतलब नहीं करती। और जो लार्जर सेल है, सेकेंडरी oocyte है, तो ये क्या करेगा कि फर्दर मायोसिस 2 से गुजरेगा। तो मायोसिस 2 से मुराद क्या है? फिर एक पोलर बॉडी बनेगी, और उसके बाद ज़्यादातर हिस्सा किसके पास मौजूद है? इसी जो हमने कहा कि सेकेंडरी oocyte है, इसी के पास साइटोप्लाज्म मौजूद है। जो पोलर बॉडीज है उसके पास साइटोप्लाज्म का बहुत कम हिस्सा मौजूद है, मेजर हिस्सा सेकेंडरी oocytes के पास ही मौजूद है। और यही फर्दर हमने कहा कि oocyte यानी कि आप कह सकते हैं कि एग में चेंज होता है, और जो पोलर बॉडीज है वो डिजेनरेट हो जाती है। मतलब यहाँ पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या पोलर बॉडीज 3 बनेगी? जरूरी बात नहीं है कि 3 बनेगी। पहली डिवीजन में एक बनती है, और उसके बाद दूसरी डिवीजन में भी ये जो आपको बड़ा सेल दिखाया हुआ है उससे एक पोलर बॉडी बनती है। अगर पोलर बॉडी डिवाइड करेगी तो उससे दूसरी पोलर बॉडी बनेगी, अगर वो डिवाइड नहीं करेगी तो हम कहते हैं कि एक आपके पास फाइनल एग होगा, और जो दो पोलर बॉडी होगी वो क्या कर जाती हैं? डिजेनरेट कर जाती हैं। एक तो ये जहाँ पर आमतौर पे जो क्वेश्चन है पोलर बॉडी की तादाद के हवाले से ये पूछा जाता है। और जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है कि एग को अरेस्ट जो है वो कब किया जाता है? क्या एक बार उसको अरेस्ट किया जाता है या 2 बार? तो इसका आंसर है 2 बार अरेस्ट किया जाता है। देखिए, आप अगर हम कंप्लीट एग की जो डेवलपमेंट है वो तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि एक जो फीटस है, मतलब जो फीमेल फीटस है, डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा है, तो उसकी एज तकरीबन 5 मंथ थी। तो उसके अंदर जितने भी प्राइमरी oocytes हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। उसमें फर्दर हम कहते हैं मजीद oocyte की डेवलपमेंट नहीं होती। मतलब जब फीटस की बर्थ होगी, ठीक है, तो उस वक्त जितने उसके अंदर oocyte बन चुके थे ऑलरेडी, वही है प्राइमरी oocyte। मजीद उसमें oocyte की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब हमने कहा उसकी एज कितनी थी, 5 5 मंथ थी, या हमने कहा उसकी जैसे बर्थ होगी, तो उस वक्त उसके अंदर मायोसिस का प्रोसेस अरेस्ट हो चुका था। मतलब कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हो चुका था? प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 में अगर कोई आपसे फर्दर पूछे कि कौन सी स्टेज अरेस्ट होती है, तो वो डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन वो स्टेज है जहां पर हमने कहा कि जो प्राइमरी oocytes हैं वो क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कब अरेस्ट हुए? हमने कहा जैसे ये प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हुई, तो हमने कहा ये अरेस्ट हो गए। ठीक है, और कब तक अरेस्ट रहेंगे? ये सालों साल अरेस्ट रहते हैं। मतलब जब फीमेल की एज आमतौर पे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ठीक है, इस एज में जब फीमेल पहुंचती है, यानी कि प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, तो फिर हम कहते हैं कि यही प्राइमरी oocyte जो है फर्दर डेवलपमेंट के प्रोसेस से 1 बाय 1 जो है वो गुजरना शुरू करते हैं। मतलब जिस तरह जिस oocyte ने क्या करना है, फोलिकल से निकलना है, ठीक है, और यानी कि जिसे आप ग्रेफिन फोलिकल का नाम देते हैं, तो उसके अंदर यही आप कहते हैं कि अब जो उसकी कैद थी उससे वो प्राइमरी oocyte रिहा होने जा रहे हैं। ठीक है, तो और अब हम कहते हैं कि वो फर्दर जिसे कहते हैं मायोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, लेकिन दोबारा वो अरेस्ट होता है। ठीक है, कहाँ पर? मेटाफेज 2 पे। ठीक है, एग हम कहते हैं कि इसकी एवोल्यूशन हुई, मतलब फोलिकल से बाहर आया, और किस स्टेज पे अरेस्ट था? हमने कहा ये मेटाफेज 2 पे। फिर सुनिएगा, हमने कहा जब प्राइमरी oocyte जब इसकी डेवलपमेंट हुई थी, जब फीटस की एज 5 मंथ थी। यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे दोस्त अक्सर डिस्कस करते हैं, बड़ा मज़ेदार कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि हम सब जिस एग से बने, तो वो एग किस वक्त बना था? वो एग उस वक्त बना था जब हमारी मदर जो थी वो हमारी नानी माँ के किस में? पेट में थी। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं उसके यूट्रस में थी। तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि हम उस एग से बने थे। ठीक है, तो अब हमने कहा कि वो जब उसकी फीटस की बर्थ हुई, उसके बाद वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचेगी, तो फिर हमने कहा कि ये मायोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और दोबारा अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 पे। और हमने कहा कि जब कोई भी अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो क्या कर जाता है? एग डिजेनरेट कर जाता है। उसकी एज कितनी होती है? तकरीबन 12 से 24 घंटे उसकी एज होती है।
और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म क्या करता है, इसको फर्टिलाइज करता है। तो फिर हमने कहा ये फौरी तौर पर मायोसिस का कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करेगा, मतलब एनाफेज 2 होगा, टेलोफेज 2 होगा, और हमने कहा कि फर्दर इस तरीके से वो एक जाइगोट बनेगा और मजीद डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरेगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज शॉर्ट सा था, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन कंसेप्ट थे मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर वगैरह, तो किस तरीके से सेल जो है वो इंटरफेज से माइटोटिक फेज में दाखिल होता है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर वगैरह वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। फर्दर जो मायोसिस एरर होते हैं, क्रोमोसोम की तादाद कम ज़्यादा होती है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो रोल जो है प्ले करता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, वो भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो आस्क कर सकते हैं। टॉपिक हमारा आज शॉर्ट ही था। मीटिंग क्लोज कर देंगे और जो क्वेश्चन है वो हम मीटिंग क्लोज के बाद रिकॉर्डिंग क्लोज कर देंगे, और फर्दर हम जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।